MA 308 व्हीकल टेक्नोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट, थर्ड ईयर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का। इसकी यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 2.2.1। टॉपिक 2.2 है स्प्रिंग्स और उसका 2.2.1 है टाइप्स, मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ स्प्रिंग्स। ये हम आज स्टडी करेंगे। तो हम स्प्रिंग्स जो टाइप्स की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे जो ऑटोमोबाइल में सस्पेंशन सिस्टम में जो काम में आती हैं उन स्प्रिंग्स पर खास हम जो है बात करेंगे। सस्पेंशन सिस्टम के अंदर काम में आने वाली मुख्य रूप से जो स्प्रिंग्स हैं उनमें एक होती है कॉइल स्प्रिंग्स। तो कॉइल स्प्रिंग्स को कहते हैं कुंडलित कमानी, कुंडली कमानी या कुंडलित कमानी। और कॉइल स्प्रिंग जो है दो प्रकार की होती हैं बेसिकली, कंप्रेशन टाइप और टेंशन टाइप। कंप्रेशन यानी संपीड़न प्रकार की, जिन पर संपीड़न लोड लगेगा तब वो झटके की ऊर्जा को अवशोषित करेंगी। और दूसरा एक खिंचाव या तनन प्रकार की कॉइल स्प्रिंग। तो इसकी हम अभी अध्ययन करते हैं। इसके बाद है लीफ स्प्रिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पत्तेदार कमानी। तो लीफ स्प्रिंग्स जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, या जिसको कहते हैं हिंदी में अर्ध दीर्घवृत्ताकार कमानी। तो अर्ध दीर्घवृत्ताकार के अलावा जो पहले चलती थी वो नाम हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। क्वार्टर इलिप्टिकल या 1/4 इलिप्टिकल, 3/4 3/4 इलिप्टिकल या फुल इलिप्टिकल स्प्रिंग, ये भी हुआ करती थी, परंतु इनका प्रयोग आजकल नहीं होता है। अभी प्रयोग ज़्यादा होता है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग का। इसके अलावा टॉर्शन बार्स भी स्प्रिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। टॉर्शन बार अर्थात ऐंठ दंड, जिसको हिंदी में कहते हैं, रबर ब्लॉक्स जो है उसे स्प्रिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। या एयर सस्पेंशन सिस्टम में जो प्रयोग की जाती हैं उन्हें एयर स्प्रिंग भी कहते हैं। तो बिलोज टाइप की या धोंकनी प्रकार की या पिस्टन प्रकार की एयर स्प्रिंग भी काम में आती हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप की स्प्रिंग्स हैं, हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइल स्प्रिंग की। जो कॉइल स्प्रिंग है या कुंडली कमानी है, तो वैसे दो प्रकार की मुख्य हैं, टेंशन टाइप की और कंप्रेशन टाइप की। परंतु जो संपीड़न स्प्रिंग है वो ही सस्पेंशन सिस्टम के अंदर ज़्यादा प्रयोग आ रही है। और टेंशन टाइप की जो कॉइल स्प्रिंग होती है उसकी खास बात यह है कि इस पर तनन बल लगेगा यानी खिंचाव बल लगेगा, तो ये इसकी लंबाई बढ़ेगी और ये इस तरह से लोड को या झटके की ऊर्जा को अवशोषित करेगी। इसके खास बात है दोनों सिरे जो है वो हुक टाइप के, हुक एंड्स बने होते हैं, यानी वो गोल किए हुए हैं ताकि इसको खींचा जा सके। कई जगह ऐसी तनन स्प्रिंग आप देख सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल का स्टैंड होता है टू व्हीलर का, उस स्टैंड में खींच करके ऐसी स्प्रिंग लगाई जाती है। साइकिल की सीट वगैरह होती है उनमें ये स्प्रिंग लगी होती है। और कई स्थान ऐसे यहाँ पर ये तनन प्रकार की होती है। परंतु संपीड़न स्प्रिंग जो है वो उसके सिरों पर कोई आई बनी हुई या हुक बना हुआ नहीं होता है। दोनों सिरों पर हुक बना हुआ नहीं होता, बल्कि फ्लैट होते हैं। ये ग्राइंडिंग किए होते हैं, दोनों सिरे फ्लैट हैं। या जो सस्पेंशन सिस्टम में लग रहे हैं तो ये पूरे बिना ग्राइंड के भी हो सकते हैं। ये ऐसे ग्राइंड किए हुए सिरे जो हैं वो आप देखेंगे वाल्व के ऊपर, जो पपेट वाल्व होते हैं उसके साथ इंजन के अंदर लगने वाली स्प्रिंग इस टाइप की कंप्रेशन स्प्रिंग होती है। और संपीड़न में ये सिरे जो है घिसे हुए नहीं होते हैं, ये फ्लैट किए हुए होते हैं यानी समतल किए हुए होते हैं। तो ये संपीड़न प्रकार की स्प्रिंग जो है ये मुख्य रूप से इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो वायर के रूप में होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, और इसे हेलिक्स के रूप में बनाया गया है। ये इसकी ओपन लेंथ है, जब ये संपीड़ित होगी तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी, पर वो छोड़ते ही वापस एक्सपेंड हो जाएगी। जब ये लोड आता है इसके ऊपर तो इस वायर में ट्विस्टिंग एक्शन उत्पन्न होता है। किसी भी जो वायर है उसके अंदर ट्विस्टिंग या ऐंठ प्रतिबल ही इसमें उत्पन्न होता है। कंप्रेशन टाइप की स्प्रिंग है, बट वायर में जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो ऐंठन होगा या ट्विस्टिंग एक्शन इसके अंदर होगा। तो ये कॉइल स्प्रिंग है। लीफ स्प्रिंग की बात करें तो लीफ स्प्रिंग जो है वो हम प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार की लीफ स्प्रिंग हैं। जैसे ये है क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। तो क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग ये फ्रेम है और इस फ्रेम के साथ ये 1/4 इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग को यहाँ पर जोड़ दिया गया है।
ये पुराने टाइम में काम में ले जाने वाली स्प्रिंग्स हैं, और अभी जो ज़्यादा काम में आ रही है वो है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। ये सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग का उदाहरण है, जिसमें 2 सिरे होते हैं, दोनों पर आई बनी हुई होती है। एक सिरा फ्रेम के साथ सीधे हैंगर के द्वारा लगा होता है और दूसरा सिरा हैंगर और शैकल के माध्यम से, दिस इज शैकल, जो हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं, उसके द्वारा लगाया हुआ होता है। और इसका विस्तार से अध्ययन अभी हम इसकी संरचना करते हैं। इसके अलावा है 3 क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। तो 3 क्वार्टर में एक क्वार्टर और एक सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग को जोड़ करके 3 क्वार्टर इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग बनाई जाएगी। या फुल इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग, 2 सेमी इलिप्टिकल को एक के ऊपर एक लगा करके और फ्रेम के साथ इसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा और ये फुल इलिप्टिकल। तो ये आजकल प्रयोग में ये तीनों नहीं आती हैं, केवल सेमी इलिप्टिकल ज़्यादा प्रयोग में आती है। और ये पुराने ज़माने में जो तांगे चलते थे, विक्टोरिया चलती थी, या जो टोंगे होते थे, उनके अंदर इस टाइप की स्प्रिंग देखने को मिलती थी। तो ये कॉइल स्प्रिंग्स हैं। अब ये जो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग है, इसका हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। जो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग होती है वो मुख्य रूप से उसमें एक मास्टर लीफ होती है। ये सबसे ऊपर वाली जो लीफ है ये मास्टर लीफ है, जिसके दोनों सिरों पर आई बनी हुई होती है। ये स्प्रिंग आई कहलाती है। पूरा ये गोल घुमा करके और आई बनी होती है, जिसमें शैकल पिन लगती है और वो हैंगर के साथ या शैकल के साथ जुड़ती है। इसके नीचे ऑक्सिलरी लीव्स, ऑक्सिलरी या सहायक पत्तियां एक के नीचे एक इसके अंदर लगी हुई होती हैं। इन सभी को एक सेंटर बोल्ट के द्वारा, जो इस तरह से सेंटर बोल्ट आर पार छेद से हो सकता है, या एक जो लीफ है उसमें ऐसे ऊपर छेद होगा, नीचे डिप्रेशन होगा। दूसरी जो लीफ होगी उसमें ऊपर डिप्रेशन होगा और नीचे प्रोजेक्टेड पार्ट होगा। तीसरी लीफ एक इस तरह एक के अंदर एक फिट की हुई होंगी। तो ये कोई भी एक लीफ है उसके अंदर नीचे की ओर प्रोजेक्शन और ऊपर की ओर डिप्रेशन बना हुआ होगा। तो ये एक में एक फिट बैठ जाता है और ये बिखरने से रोकने के लिए, एक साथ बांधे रखने के लिए ये व्यवस्था की जाती है, क्योंकि छेद लगाने से वो इसकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। तो ये सब सेंटर बोल्ट के द्वारा या इस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं, परंतु साइडों में ये और इनको कोई बोल्ट आर पार नहीं होता है, या ऐसा व्यवस्था नहीं होती है जैसी सेंटर में है, बल्कि इनको बिखरने से रोकने के लिए रीबाउंड क्लिप्स लगी होती हैं। इनके ऊपर लगी होती हैं रीबाउंड क्लिप्स, जो इनको बिखरने से रोकने के लिए लगी होती हैं। ये रीबाउंड क्लिप जो है ये बॉटम वाली स्प्रिंग के साथ जुड़ी हुई हो सकती है और बाकी ऊपर ऐसे ये इसको सबको बांध के रखने का काम कर सकती है। ये बॉटम वाली स्प्रिंग के साथ तो डिवेटेड हो सकती है और उसके अंदर 1 2 3 जो भी लीव्स हैं उसके ऊपर ये जुड़ी हुई हो सकती है। तो ये रीबाउंड क्लिप्स अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। ऐसे ये कवर करती हुई भी हो सकती है, या एक ऐसा क्लिप हो सकता है और ऊपर इसमें बोल्ट लगा हुआ हो सकता है, इसके बीच में पत्तियाँ आ जाएंगी। तो ये अलग अलग टाइप की रीबाउंड क्लिप्स काम में ली जाती हैं। इसके अलावा ये इसका जो फ्री लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक फ्री कंडीशन, यानी लोडेड नहीं है, उस समय दोनों आई के केंद्र के बीच की दूरी को स्पान कहा जाता है। उस समय दोनों आईज के केंद्र को मिलाने वाली रेखा और मास्टर लीफ की टॉप सरफेस के बीच की दूरी को कैम्बर कहा जाता है। कैम्बर या ओपनिंग भी कहते हैं इसको। और ये जो है, जब इस पर लोड आएगा तो लोड आने पर इसकी लेंथ बढ़ती है, यानी ये जो कर्वेचर है ये सीधा हो जाएगा, तो ये पीछे एक सिरा पीछे जाएगा, तो उसके पीछे जाने की गुंजाइश के लिए शैकल लगाया जाता है। इसमें जो हैवी व्हीकल्स में स्प्रिंग काम में आती है, उसमें मास्टर लीफ के सपोर्ट में एक रैपर लीफ या लपेटने वाली ये लीफ भी लगी हुई होती है। ये रैपर लीफ जो है, जो शेडेड बता रखी है, ये बिना शेडेड है, ये मास्टर लीफ है, और उसके नीचे शेडेड है, ये रैपर लीफ है। ये रैपर लीफ यहाँ तक आती है, इस जगह तक तो ये मास्टर लीफ को टच करती हुई चलती है, परंतु उसके बाद इसका ये कर्व बढ़ जाता है और वो इससे मास्टर लीफ की आई के बाहरी सिरे से सतह से टच नहीं रहती है और ऐसे उसको लूजली केवल रैप करती है। तो ये इस आई की मजबूती को बढ़ाने के लिए, और इन केस ऑफ ब्रेकेज ऑफ आई, यानी आई टूट जाए तो उस समय शैकल पिन निकल करके और गिरे नहीं और सस्पेंशन सिस्टम पूरा जो है ब्रेकडाउन अवस्था नहीं आए, तो ये रैपर लीफ उसको सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो ये है रैपर लीफ। अब इसमें जो है एक जो इनका सेक्शन होता है वो कैसा होता है, ये भी इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल में हम अध्ययन करते हैं। लीफ स्प्रिंग के जो सेक्शन ऑफ लीव्स हैं वो कैसे होते हैं। ये सेक्शन अलग अलग लीव्स एक के ऊपर एक दिखाई गई हैं। ये सेक्शन में आप देखेंगे कि
इसकी सिरे पर थिकनेस अधिक होती है और बीच में थिकनेस कुछ कम होती है, बहुत मामूली सा उसके अंदर डिफरेंस है। इससे होगा क्या, एक के ऊपर एक लीफ लगाई जाएगी तो उसमें बीच में कुछ ओपन स्पेस रह जाएगी, खुली ये जगह रह जाएगी। दिस इज स्पेस फॉर लुब्रिकेंट। लीव्स का आपस में रिलेटिव मोशन होता है जब वो एक्सपेंड होती हैं या दबती हैं, तो ऐसी अवस्था में उनके बीच घर्षण होगा, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी और वो उसको नुकसान पहुंचाएगी मटेरियल को। इसके लिए इसमें लुब्रिकेंट या ग्रीसिंग की जाती है या लुब्रिकेंट डाला जाता है। तो वो लुब्रिकेंट, अगर ये फ्लैट सरफेस होगी तो लुब्रिकेंट अंदर ठहरेगा नहीं। उसके लिए क्या करते हैं कि जो लीव का सेक्शन है उसे बीच में से कम मोटाई का और सिरों पर ज़्यादा मोटाई का बनाया जाता है। एक उदाहरण है कि जैसे एक एग्जांपल 62.5 mm की लीफ की चौड़ाई है जिसकी अप टू 10 mm की थिकनेस है, तो उसका सेंटर की थिकनेस जो है वो 0.1 mm कम होगी, यानी 10 mm थिकनेस सिरों पर है और सेंटर पर थिकनेस जो है वो 0.9 mm होगी। ये जो है किस तरह से है, ये यहाँ पर ये जो लीफ है उसका सेक्शन बता रखा है, ये लीफ का आगे का सेक्शन ये कैसा है वो बता रखा है, ठीक है। ये इस सेक्शन को यहाँ पर हम यहाँ दर्शाया है, यानी सेंटर में ये थिकनेस कम है और सिरों के ऊपर ज़्यादा है। और एक ज़्यादा चौड़ी 125 mm यानी 12.5 सेंटीमीटर की लीफ है और 21 mm तक उसकी या इससे ऊपर जो है मोटाई है, तो उसमें हम डिफरेंस ऑफ यहाँ एंड पर और थिकनेस सेंटर पर उसके अंदर 0.5 mm तक का डिफरेंस हो सकता है। यानी यहाँ 21 mm है मोटाई तो यहाँ पर 19.5 mm मोटाई होगी, तो 20.5 mm मोटाई होगी। तो उससे क्या होगा कि दोनों ऊपर नीचे की लीफ को जोड़ करके 1 mm का गैप बीच में मिल जाएगा जिसमें लुब्रिकेंट रहेगा। तो ये इसकी संरचनात्मक विवरण का एक बिंदु है। दूसरा, इसकी संरचनात्मक विवरण में एक खास बात आती है कि लीव्स के जो सिरे हैं, एंड्स हैं, वो एंड्स को हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, निपिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ लीफ स्प्रिंग। यानी कि ग्रेडिंग हम किस लिए करते हैं, यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट प्राप्त हो उसके लिए। तो जो सिरे हैं एक के नीचे एक जो लीव लगाई गई हैं, ये इनको अगर नीचे से देखें तो ये सिरे यहाँ आकर के उसके बाद हमें दूसरा सिरा यहाँ मिल रहा है। तो ये सिरे या तो वी शेप्ड हो सकते हैं एक के नीचे एक, यानी इसका वी यहाँ पर खत्म हुआ तो अगले का वी यहाँ से शुरू हो गया, ये एक के नीचे एक इस तरह से यहाँ से है और इस तरह से बनाया जा सकता है। परंतु ये वी शेप के नुकीले जो है ज़्यादा टूटने के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए यहाँ पर वी को काट दिया तो ये मॉडिफाइड वी शेप्ड हो सकता है, यानी वी को आगे से काट दिया और ये सिरा ऐसे हो सकता है पेपर में, या एग शेप्ड हो सकते हैं, आगे से ये गोल किए हुए हो सकते हैं। इससे हमें यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट पूरी जो है स्पान के अंदर मिलता है। या हम इसकी थिकनेस को भी वेरी कर सकते हैं, वेरिंग थिकनेस, यानी कि थिकनेस जो है वो यहाँ इसका सिरा आकर के एंड पर कम हो जाएगा उसकी थिकनेस और इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो ये इसकी जो विस्तार से और चीज़ें कुछ हैं, यानी ये जो लगेगा तो इसके अंदर सेंटर बोल्ट लगेगा, साथ में एक ऊपर प्लेट लगेगी, एक नीचे प्लेट लगेगी और यू बोल्ट की सहायता से ये एक्सल केसिंग या एक्सल के साथ जुड़ता है। जो शैकल होते हैं वो शैकल अलग अलग प्रकार के शैकल काम में लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रचलित भारी वाहनों में जो है इन्वर्टेड वाई टाइप का शैकल होता है, यानी कि ये ऐसा इन्वर्टेड वाई टाइप का शैकल है और इसके अंदर ये ऊपर जो है एक होल है जिसमें सस्पेंशन पिन लगेगी। ऊपर वाला होल जो है वो तो जुड़ेगा ऊपर हैंगर के साथ और इसमें यहाँ पर इस जगह पर जुड़ेगी लीफ स्प्रिंग और यहाँ इसके अंदर आर पर लगेगी सस्पेंशन पिन। तो ये है इन्वर्टेड वाई टाइप का शैकल। दिस इज शैकल ऑफ इन्वर्टेड वाई टाइप। या लिंक टाइप का शैकल भी हो सकता है। लिंक टाइप का शैकल में दो लिंक हैं ये, और ऊपर वाला लिंक जो है इसके अंदर एक पिन लगेगी, नीचे वाले में एक पिन लगेगी और नीचे वाले के साथ स्प्रिंग जुड़ जाएगी, ऊपर वाले के साथ हैंगर जुड़ जाएगा। तो ये लिंक टाइप का या अलग अलग प्रकार के शैकल्स यूज करते हैं। तो एक सिरा शैकल के साथ हैंगर फ्रेम पर जो है उसके साथ जुड़ेगा और दूसरा सिरा हैंगर के साथ सीधे जुड़ता है। तो ये लीफ स्प्रिंग के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं टॉर्शन बार की। तो जो टॉर्शन बार होती है उसमें जो एक ये चित्र आपको सरल चित्र सेकेंड ईयर में भी बताया था कि टॉर्शन बार का एक सिरा फ्रेम के साथ फिक्स होता है और दूसरा सिरा जो है वो कंट्रोल आर्म के द्वारा एक्सल के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जब एक्सल सस्पेंशन सिस्टम के कारण ऊपर नीचे होगा तो इस टॉर्शन बार में जो है वो
ट्विस्टिंग एक्शन उत्पन्न होगा और वो इसको एब्जॉर्ब करेगा शॉक एनर्जी को। तो टॉर्शन बार, वन एंड ऑफ द टॉर्शन बार इज फिक्स टू द व्हीकल फ्रेम। टॉर्शन बार का एक सिरा वाहन के फ्रेम के साथ फिक्स होता है। द अदर एंड ऑफ द टॉर्शन बार इज अटैच टू द कंट्रोल आर्म। टॉर्शन आर्म बार का दूसरा सिरा कंट्रोल आर्म के साथ जुड़ा हुआ होता है, सो दैट इफ इट ट्विस्ट्स एज द कंट्रोल आर्म मूव्स अप और डाउन। कंट्रोल आर्म जैसे ऊपर नीचे जाती है तो ये ट्विस्ट एक्शन उत्पन्न होता है। इसके साथ स्ट्रट बार प्रिवेंट्स फ्रंट और रियर मूवमेंट ऑफ द कंट्रोल आर्म। एक स्ट्रट बार, अभी ये चित्र हम देखते हैं, वो भी लगाई जाती है जो आगे पीछे मूवमेंट को रोकने के काम आती है। When the control arm is moved by the suspension, जब कंट्रोल आर्म सस्पेंशन के द्वारा ऊपर नीचे मूव होती है, the twisting motion of the torsion bar resists the movement। जो टॉर्शन बार का ट्विस्टिंग मोशन है वो हमारे सस्पेंशन सिस्टम के ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया का विरोध करता है। ये इसका एक उदाहरण चित्र यहाँ पर बनाया गया है। फ्रेम के साथ ये टॉर्शन बार है, दिस इज टॉर्शन बार। टॉर्शन बार का एक सिरा फ्रेम के साथ फिक्स कर दिया और दूसरा सिरा ये जुड़ा हुआ है, ये कंट्रोल आर्म के साथ। ये कंट्रोल आर्म है, ये कंट्रोल आर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये सस्पेंशन की आर्म है, जो सस्पेंशन आर्म ऊपर नीचे होगी। जब इसके साथ जुड़ा हुआ व्हील ऊपर नीचे होगा तो ये ऊपर नीचे होगी, दिस इज सस्पेंशन आर्म। और ये सस्पेंशन आर्म यदि इधर से ऊपर जाएगी तो ये घड़ी की दिशा में ऐसे ऊपर जाएगा तो एक इसमें ट्विस्टिंग एक्शन उत्पन्न होगा और वापस वो इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा। या सस्पेंशन आर्म नीचे जाएगी तो वो इसको ये ट्विस्टिंग एक्शन वापस ऊपर लाने का प्रयास करेगा। तो इसको आगे भी पीछे जाने से रोकने के लिए एक स्ट्रट बार लगी हुई होती है, जो स्ट्रट बार यहाँ पर इसी आर्म के साथ लगी हुई है। तो ये एक आगे जो कंट्रोल आर्म है उसका आगे सिरा स्टीयरिंग नकल के साथ जुड़ता है और ये एक टॉर्शन बार का एक उदाहरण बताया गया है, जिसका विस्तार से अध्ययन हम टॉर्शन बार सस्पेंशन सिस्टम में करेंगे। अब हम आते हैं संरचनात्मक विवरण के बाद मटेरियल ऑफ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग के जो मटेरियल होते हैं उसमें तीन चीज़ें खास होनी चाहिए कि एक तो उसकी टेंसाइल और फैटिग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उच्च टेंसाइल और फैटिग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरा, उसमें रेजिलियंस यानी ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता अधिक से अधिक होनी चाहिए, मैक्सिमम। और तीसरा, उसका वेट मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग खुद भी अनस्प्रिंग वेट में जाती है तो वो उसका स्प्रिंग का वेट, मटेरियल का वेट कम से कम होना चाहिए। तो जो SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, उसके द्वारा मुख्य रूप से अलग अलग सीरीज जो हैं वो रिकमेंड की गई हैं, स्टैंडर्डाइज की गई हैं, मानकीकृत की गई हैं। एलॉय स्टील्स होते हैं ये, और वो कौन कौन से एलॉय स्टील्स हैं? एक उदाहरण है मोलिब्डिनम स्टील का, जिसे हम 4000 सीरीज कहते हैं। तो इसके दो उदाहरण हमने लिए हैं, एक 4063 स्टील और एक 4068 स्टील। तो इसमें प्रमुख पदार्थ जो हैं एलॉइंग एलिमेंट्स, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, मोलिब्डिनम है और कार्बन है। 4063 का हम उदाहरण देखते हैं। इसमें मैग्नीज 0.75 से 1% है, सिलिकॉन 0.2 से 0.35% है, मोलिब्डिनम 0.2 से 0.3% है। ये इसमें भी यही सेम है, परंतु बात करें कार्बन की तो कार्बन इसमें 0.6 से 0.67% है, जबकि इसमें 0.63 से 0.70% तक कार्बन है। दूसरी सीरीज जो पॉपुलर है वो है क्रोमियम स्टील, जिसे 5100 सीरीज या 51000 सीरीज बोलते हैं। ये 51000 सीरीज में इसमें खास बात है कि इसमें क्रोमियम, जो कि जंगरोधक भी है और ये ज़्यादा प्रचलित है, क्रोमियम इसमें 0.7 to 0.9%। एक है 5150 जिसमें ये है परसेंट, और 5160 में 0.5 से 0.8% तक क्रोमियम होता है। सिलिकॉन है, मैग्नीज है, कार्बन है, साथ में इसमें फॉस्फोरस और सल्फर भी है। इनकी परसेंट लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है इनकी कि इन सभी सीरीज में, आगे भी सीरीज देखेंगे उसमें, ये 0.04% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉस्फोरस और सल्फर। तो एक जो और है जो इसके आगे एडवांस सीरीज है 9200 सीरीज या सिलिकोमैग्नीज सीरीज। सिलिकोमैग्नीज सीरीज में सिलिकॉन जो है 1.8 से 2.2% है। हमने उदाहरण दिया 9260 स्टील का। मैग्नीज 0.7 to 1% है, कार्बन 0.55 से 0.65 है, और अगेन फॉस्फोरस एंड सल्फर लेस देन 0.04% है। तो ये इसके मटेरियल का अध्ययन किया। तो हमने आज अध्ययन किया है
2.2.1 types, materials and constructional details of springs, particularly used in suspension system of vehicles. Thank you.